स्वागत है आप सबका 10 की कमाई में। एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म पिक्स देने के लिए तैयार हैं सेठी साहब, जानते हैं उनसे। बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, जो आज की मेरी शॉर्ट टर्म पिक है अनिल जी, एक आईटी कंपनी है, आईटी स्टॉक है। हाल ही में मैंने कई सारे आईटी स्टॉक्स रिकमेंड करे जिसमें फ्रंटलाइन पे विप्रो, इन्फोसिस रिजल्ट के पहले लेने को कहा था। वैसे ही एक मिड कैप आईटी कंपनी साइएंट भी मैंने पिछले कुछ एक वीक पहले 1070 के लेवल पे रिकमेंड किया था। वो आज 1200 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, रिजल्ट बहुत ही दमदार है। उसी तर्ज में एक सस्टेन कम्युनिकेशन में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह, 1390 के करीब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी प्रोडक्ट इंजीनियरिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है और सेक्टर्स है सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम और फिर फॉर्च्यून 500 में से 100 कंपनीज इनके क्लाइंट है। बाकी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 33-34%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 20-21% के, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26%, एक जीरो डेट कंपनी। और सबसे अच्छी बात है वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता, 16-17 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है, जबकि पीएस अराउंड 39 के मल्टीपल पे ट्रेड करते हैं। फिर जून क्वार्टर भी बहुत ही दमदार था, 34 करोड़ का पैट था, 28 करोड़ सीक्वेंशियली के सामने, मतलब सीक्वेंशियली 21% की ग्रोथ दर्ज करी। एफआईआई अराउंड 20% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें प्रोमिनेंट है अत्यंत कैपिटल 7.8%। बाकी इसके 21 तारीख को यानी कि गुरुवार को 21 तारीख को गुरुवार को इसके नतीजे आएंगे। मुझे लगता है नतीजे इसके भी दमदार होने चाहिए, तो इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी करने की सलाह। और मेरा इसमें टारगेट है 1475 का शॉर्ट टर्म का और 1380 का स्टॉप लॉस। ओके, तो सास्केन टेक्नोलॉजी ये है वो बेहतरीन मिड कैप आईटी कंपनी जहां खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। आइए आज से हम एक खास सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं कि दिवाली के पहले बाजार के डायरेक्शन और इन्वेस्टमेंट के मौकों पर आपको मिलवाएंगे हम बाजार के जाने माने एक्सपर्ट से। और इस खास पेशकश का नाम और इस बार दिवाली की थीम जो दीप हमने रखी है जी सर, ये दिवाली दमदार डिमांड वाली, हर जगह डिमांड है। हाँ। और कहीं दूर मत जाओ, देखो मार्केट में शेयरों की डिमांड ऐसी कभी देखी नहीं थी। 125 रुपये में कोई टाटा मोटर्स पूछता नहीं था, आज 550 में लाइन लगाकर सब खड़ी कर ले रहे हैं। तो डिमांड हर जगह, चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे रियल इस्टेट हो, चाहे कैपिटल गुड्स हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे आईटी हो और बाकी सबको छोड़ दो, चाहे स्टॉक मार्केट हो। तो इसीलिए हमने इस बार दिवाली की थीम ये रखी है, ये दिवाली दमदार डिमांड वाली। और आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एक खास मेहमान राहुल अरोड़ा साहब, जो निर्मल मंग सिक्योरिटीज के सीईओ हैं। आइए करते हैं उनसे मुलाकात। राहुल जी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस के लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले आपको, आपकी टीम, सारे आपके क्लाइंट्स हैं, उनको दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं। शुरुआत इस बात से करता हूं, और देखिए इस आज जिस दिन आप हमारे साथ हैं मार्केट फिर से लाइफ टाइम हाई पर है। तो पहले तो लंबे समय से आपके साथ मुलाकात हो रही, तो पहले तो ये बताएं बाजार पर व्यू क्या है, बुलिश है, बेरिश तो नहीं बोलूँगा, कॉशियस है, न्यूट्रल है, इस वक्त क्या मूड है आपका? नमस्ते अनिल जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके बहुत टाइम के बाद। आपको भी, आपके परिवार और पूरे टीम को दिवाली और दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड हेल्थ, प्रोस्पेरिटी, पीस ऑफ माइंड फॉर द कमिंग ईयर। देखिए अनिल जी, अगर बाजार की बात की जाए तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। आज की डेट में जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की AUM है वो करीब 35 लाख करोड़ की है, 35 लाख करोड़ की है। इसमें से इक्विटी करीबन 15 लाख करोड़ होगा। आई थिंक 20 लाख करोड़ करीबन डेट होगा। तो ये जो 15 लाख करोड़ की इक्विटी है, अगर आप ये मान के चलें कि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ऑन एवरेज 3% कैश लेके चलते हैं, तो आप देख रहे हैं कि करीबन 45,000 करोड़ तो कैश ही होगा डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास। इसके बाद अगर हम म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनीज को ऐड कर दें, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को, आराम से हो सकता है कि 30-35 हजार करोड़ और कैश ऐड हो जाएगा। तो आप करीबन 80,000 करोड़ की बात कर रहे हैं सिर्फ यहां से। मैं AIF, PMSs, रिटेल और HNI की तो बात ही नहीं कर रहा और LIC की बात नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूं कि उनको आप 1:1 मैच कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि इस वक्त सिर्फ डोमेस्टिक बाजार में करीबन 1.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी मौजूद है। ये भारतीय इतिहास में इक्विटी मार्केट में कभी नहीं हुआ है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जिस दिन निफ्टी 150, 200, 250 पॉइंट भी गिरता है, अगले दिन वो उतनी ही चढ़ाव आ जाती है, क्योंकि जो स्टॉक्स 10-15% गिरते हैं, जिनको निवेश करना होता है, वो अगले दिन ही आ जाते हैं, क्योंकि पेशेंस लेवल्स बहुत कम हो गए हैं। तो डोमेस्टिक लिक्विडिटी, हम ग्लोबल लिक्विडिटी की तो बात करते ही हैं, लेकिन डोमेस्टिक लिक्विडिटी इतनी हो गई है, ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ इन द सिस्टम,
कि आपको एक मटेरियल करेक्शन की बात करना अभी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। अगर आना हो तो मुझे लगता है कि जो आपको और मुझे इस वक्त नहीं पता है उसके बेसिस पे आएगा। जो पता है उसके बेसिस पे मटेरियल करेक्शन आना थोड़ा बहुत ही मुश्किल लग रहा है। सबसे आप बात करते हैं, बोलते हैं कि मार्केट इज फेयरली वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, लेकिन ये गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि पैसा इतना है। तो मुझे लगता है अनिल जी, मुझे सरप्राइज नहीं होगा कि ये मार्केट चढ़ते चढ़ते 20,000 भी चला जाए। एकेडमिक नंबर है अनिल जी, यहाँ से 10% है, क्या बात है। 2-3 महीने में आ सकता है। तो आई थिंक ये सिर्फ एकेडमिक डिस्कशन हो गया कि कहाँ जा सकते हैं, लेकिन द बिगर पॉइंट इज, मुझे नहीं लगता कि इस बाजार में लिक्विडिटी के चलते, मैंने ग्लोबल की तो बात ही नहीं की है, सिर्फ डोमेस्टिक लिक्विडिटी के चलते मुझे नहीं लगता कि मटेरियल करेक्शन यहाँ से आ सकता है। थोड़ी बहुत आ सकती है, लेकिन उसमें बहुत ही आसानी से खरीदारी आ जाएगी। पहले इन लोगों को लगता था कि ये चलता क्यों नहीं है, अब लोगों को लगता है ये गिरता क्यों नहीं है। तो राहुल जी, हमने इसको नाम दिया है तीसरी महाशक्ति। ये जो हिंदुस्तान के रिटेल इन्वेस्टर्स है, जो सब मिलकर चाहे सीधे तौर पर चाहे म्यूचुअल फंड पीएमएस के जरिए पैसा लगा रहे हैं, ये तीसरी महाशक्ति म्यूचुअल फंड वालों के और साथ ही साथ एफआईज के मुकाबले में टक्कर में आ चुकी है। और वो लिक्विडिटी, और जब तक पैसा है तब तक तो फिर चिंता ही क्या। अच्छा ये बताइए, पैसे को एक बार अलग छोड़ दें, वैल्यूशंस की भी लोग बात करते हैं, बड़े महंगे हो गए, बड़े महंगे हो गए, शेयर महंगे हो गए, मार्केट महंगा हो गया, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा आपको? अनिल जी, जैसे कहते हैं ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। वैल्यूएशन आपको अगर जस्टिफाई करना है तो आप कर लेंगे, राइट। आप अगर जोमेटो के मुकाबले अगर किसी चीज को बेंचमार्क करें तो सारा बाजार ही सस्ता है। तो डिपेंड करता है कि आपका वैल्यूएशन मैट्रिक क्या है, वो डिपेंड करता है। लेकिन अनिल जी, अगर आप देखेंगे, जैसे इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स होते हैं, उनमें से हम भी एक हैं, उन्होंने, जैसे हम 1 ईयर फॉरवर्ड वैल्यू करते थे बहुत टाइम से, तो टिपिकली 1 ईयर फॉरवर्ड आप FY23 पे वैल्यू करेंगे। लेकिन आप कोई भी ब्रोकर की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, अभी स्टॉक्स FY23 पे वैल्यू नहीं हो रहे। या तो वो 23-24 के बेसिस पे एवरेज हो रहे हैं, या फिर वो सीधा FY24 पे चले गए हैं। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है कि ब्रोकर्स भी 1 ईयर फॉरवर्ड पे जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, तो वो अपना टाइम होराइजन बढ़ा रहे हैं। देखिए अनिल जी, क्या हो रहा है, अर्निंग्स तो जितनी बढ़नी है उतनी ही बढ़ेगी। अगर मैं कहूं इन्फोसिस या लीवर या सन फार्मा की अर्निंग्स 20% बढ़ेगी, मेरे कहने से वो 30% नहीं हो जाएगी। लेकिन अगर किसी फंड मैनेजर के पास पैसा आ रहा है, जैसे उदाहरण के तौर पे SBI म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, हाल ही में उन्होंने 15,000 करोड़ एक फंड में रेज किया था, जो कि ऑलमोस्ट रिसेंट मेमोरी में सबसे हाई था एक फंड के लिए। अगर SBI म्यूचुअल फंड अपने ही चहेते 10 स्टॉक्स में वो डाल दें, तो वो पी बढ़ता जाएगा अनिल जी। अर्निंग्स नहीं बढ़ेंगे, लेकिन पी बढ़ता जाएगा, क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ती जा रही है। तो या तो आप अपना पी खींच लीजिए या अपना टाइम होराइजन बढ़ा दीजिए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि कहीं मुझे लगता है कि वैल्यूएशन का जो महत्व था वो काफी हद तक कम हो चुका है। अब लोग यही देख रहे हैं कि इसमें कहां तक पैसा बन सकता है। और उनको, जैसे आपने कहा था, टाटा मोटर्स की आप बात कर रहे थे जब शो शुरू होने से पहले, कि यहाँ से आधे भाव में कोई खरीदना नहीं चाहता था, यहाँ से डबल में कोई बेचना नहीं चाहता। तो आई थिंक वो वैल्यूएशन का डिस्कशन अभी अनिल जी ज्यादा होता नहीं है। इवन आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि आजकल की डेट में एवेन्यू सुपरमार्ट्स को ले लीजिए अनिल जी, आज स्टॉक कुछ 6-7% ऊपर है। आपको याद होगा 2 साल पहले एक मल्टीनेशनल ब्रोकर ने उसका 10 ईयर DCF करके प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट करके उसको बता दिया था कि 10 साल के बाद डिमांड यहाँ पर होगा। तो जब डिस्कशन उस तरह के हो जाते हैं अनिल जी, वैल्यूएशन का कोई महत्व नहीं रह जाता। आप सिर्फ क्वालिटी स्टॉक्स ढूंढिए और उनमें बैठे रहिए, क्योंकि ये बाजार ऐसा है कि यू डू नॉट वांट टू बी सेलिंग क्वालिटी कंपनीज, क्योंकि आपका थोड़ा बहुत पैसा बन गया है, क्योंकि आपको लेफ्ट आउट फीलिंग बहुत आसानी से आ सकती है अनिल जी। तो माय एडवाइस वुड बी, अगर आपका पैसा बन गया है, जस्ट होल्ड ऑन, देयर इज नो रीजन टू सेल। अगर आपको पैसों की इस वक्त सख्त जरूरत नहीं है तो बेचने की कोई खास जरूरत नहीं, पकड़ के रखो, बैठे रहो बस। बेचा तो फिर जो दूसरा लोगे उससे महंगा लोगे और उससे ज़्यादा दाम में लोगे। इससे बढ़िया है कि जो आपके पास है अच्छा शेयर है, खरीद कर रखें। अब जो थीम्स आपने पसंद की है, आपने कहा कि जो ओपनिंग अप वाली थीम है वो सबसे बेहतरीन दिख रही। तो ओपनिंग अप वाली थीम में सबसे ज़्यादा अभी जो नाम चल रहे हैं, मल्टीप्लेक्सेस, होटल्स एंड रेस्टोरेंट। तो बताएं राहुल जी, ये थीम क्यों पसंद है और यहाँ पर कौन से स्टॉक्स आपको पसंद है? जी, ये थीम बहुत लंबा चलने वाला है। मैं जब होटल कंपनी से बात करता हूँ, वो कहते हैं कि ये डिमांड उन्होंने अपने करियर में नहीं देखा है, और ये पूरा डोमेस्टिक डिमांड है जी। फॉरेन डिमांड तो अभी खुला ही नहीं है, और बिजनेस ट्रैवल तो अभी खुला ही नहीं है। आप इंडियन होटल्स का स्टॉक देख लीजिए अनिल जी, जो पैंडेमिक का पीक था वहां पे आई थिंक स्टॉक कुछ 70-75 रुपए पे चला गया था, और अभी 220-230 के आसपास है।
ये सारी स्टोरीज जो है रिपीट होंगी। मुझे लगता है कि पीवीआर आइनॉक्स में अभी 22 तारीख को थिएटर्स खुल रहे हैं बंबई में, सूर्यवंशी रिलीज हो रही है। एक पिक्चर चाहिए अनिल जी जो 150-200 करोड़ कमा ले और ये स्टॉक सारे डबल हो जाएंगे, और ये एक साल में डबल नहीं होंगे अनिल जी। जो आप देखिए इंडियन होटल्स एक साल में, नॉट इवन एक साल में, मुझे लगता है कुछ 11 महीने में ट्रिपल हो चुका है। तो आप, ये लिक्विड नाम है, आपको डेल्टा भी बहुत भयंकर मिलेगा। मुझे लगता है यहां से भी इंडियन होटल्स में काफी पैसा बन सकता है क्योंकि उनका डेट काफी कम हो चुका है एनर्जी। ये पीक साइकिल में कुछ आपको 17-18% की रिटर्न रेशियोज देंगे, और मुझे लगता है कि उनके चलते जब डेट कम हो रहा है, आई वुड स्टिल बी अ बायर इन इंडियन होटल्स। मैकडॉनल्ड्स को अगर देखें, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट मेरा एक चहीता स्टॉक रहा है, अगेन पैंडेमिक के लो से डबल हो चुका है। लेकिन एनर्जी एक चीज टेक्निकल वेस्ट लाइफ में ये देखनी है कि ये मार्केट कैप करीबन 8,500-9 हजार करोड़ का हो गया, 10,000 करोड़ पे ये मिड कैप हो जाता है। So a lot of fund managers who have not bought Westlife will start buying Westlife after 10,000 crores of market cap, regardless of how much it has moved before that. तो आई थिंक ये भी एक स्टॉक है मुझे लगता है जो यहाँ से डबल हो सकता है। आइनॉक्स तो है ही, आई थिंक इंडियन होटल्स में आपको यहाँ से भी 30-40% मिल सकता है। और जो ड्यूरेबल कंपनीज है एनर्जी, जैसे आप वर्लपूल की बात करें, करीबन 37-38 टाइम्स के 1 ईयर फॉरवर्ड मल्टीपल पे आ रहा है। उनकी जो प्री टैक्स आरओआईसी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, करीबन 150% है। बहुत कम कंपनीज है इंडिया में अनिल जी जो इस तरह की रिटर्न रेशियोज देते हैं, और करीबन 40 टाइम के मल्टीपल पे भी नहीं आ रहा। तो ये एक और नाम है। तो अगर हम ओपन अप थीम्स की बात करें, और एक तो जो मैं पिछले 11 साल से मेरा नंबर फेवरेट स्टॉक रहा है, वो है बाटा मिड कैप में। मुझे लगता है यहां से भी बहुत ही भयंकर रिटर्न मिलने की संभावना है। तो ये कुछ ओपन अप थीम्स हैं जहां मुझे लगता है कि अभी भी बहुत पैसा बन सकता है। आइनॉक्स लीजर, इंडियन होटल्स, वेस्टलाइफ डेवलपमेंट, बाटा, ये 4 बहुत ही हाई क्वालिटी कंपनीज है, वेरी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स, गुड रिटर्न रेशियोज, और इंडस्ट्री की रनवे बहुत ही कमाल है अनिल जी। इनको मतलब आप आंख बंद करके खरीद लीजिए। एक साल बाद हम जब दिवाली के बात करेंगे, आप उनके रिस्पेक्टिव इंडेक्सेस से बेंचमार्क कीजिए, आपका बहुत ही, मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, आउट परफॉर्मेंस होगा। बिल्कुल। तो इसके अलावा कोई थीम्स, कोई स्टॉक्स पसंद है आपको? बिल्कुल अनिल जी, देखिए आपने बाजार मुझसे ज्यादा देखा है अनिल जी, आपको मालूम होगा कि 8,000 के निफ्टी पे भी स्टॉक्स एक्सपेंसिव होते हैं और 20,000 के निफ्टी पे भी स्टॉक सस्ते होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वैल्यू नहीं ढूंढ सकते। आई थिंक अगर आप सिक्लिकल थीम्स खेल रहे हैं तो मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स के चलते अशोक लेलैंड एक अच्छा नाम हो सकता है, जहां पे अभी भी मुझे लगता है कि वैल्यूएशन ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और अगर आप अशोक लेलैंड खेल रहे हैं तो उनके प्रॉक्सी में आप एक स्मॉल कैप नेम जमुना ऑटो भी खेल सकते हैं। आपको याद होगा अनिल जी, पिछले दिवाली पे मैंने आपको लाइफ इंश्योरेंस बताया था, इज वन ऑफ माय बिगेस्ट थीम्स। मुझे लगता है कि वो थीम अभी भी बरकरार है, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की जो अभी 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू मल्टीपल है, वो एचडीएफसी लाइफ के मुकाबले करीबन 35% के डिस्काउंट पे चल रही है। एचडीएफसी लाइफ करीबन 4.2 टाइम्स पे है, ये करीबन 2.8 टाइम्स पे है। तो मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में वैल्यूएशन रीरेटिंग की काफी ज्यादा संभावना है, और यहां से भी आपको अगले 1 साल में 25 से 30% के कम से कम रिटर्न मिल सकते हैं, जो आपके अगर एफडी के मुकाबले देखें तो ऑलमोस्ट 4x रिटर्न होंगे। तो इंश्योरेंस भी एक बहुत ही बेहतरीन थीम लग रहा है। और ये जो चाइना +1 की बात करते हैं ना अनिल जी, जो केमिकल्स में आया है, हालांकि स्टॉक्स डबल या ट्रिपल हो गए, लेकिन ये 20 साल की स्टोरी है, क्योंकि अगर कैपेसिटीज अब जाके शिफ्ट हुए हैं और सारी कंपनीज ने कैपेक्स अब अनाउंस किया है, अगर आप उनका ग्रॉस ब्लॉक भी देखें, तो मुझे लगता है कि ये कंपनीज आराम से अगले 10-20 साल तक 20% कंपाउंड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इनके चलते आप अगर नवीन फ्लोरिन को देखें, उनमें क्रैम्प्स का भी एक बिजनेस है, लेकिन नवीन फ्लोरिन भी एक कमाल की कंपनी है। रिजल्ट्स इसी हफ्ते हैं, बट हमें लगता है कि वो भी एक काफी हद तक सेक्युलर थीम हो सकता है। तो आई थिंक सिक्लिकल्स में कमर्शियल व्हीकल्स, अशोक लेलैंड, इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस भी एक अच्छा नाम है जो आपको काफी हद तक रिटर्न्स दे सकते हैं। परफेक्ट। तो ये हैं ढेर सारे स्टॉक्स जो पसंद है, लेकिन सबसे बढ़िया जो मुझे पसंद आया, जो राहुल सर ने कहा है भाई कि 20,000 की निफ्टी, 20,000 की। और ये इसलिए पसंद आया कि 21 दिसंबर, राहुल जी अब आई डोंट नो आपको याद है कि नहीं है, याद है 21 दिसंबर को आपसे फिर मैंने इंटरव्यू किया था, तब निफ्टी था 13,500, और तब आपने 15,000 का टारगेट दिया था, हमने कहा 15,000 ऐसे, और वो एक ही महीने में 20 जनवरी को 15,000 आ गया। तब हमने आपसे फिर इंटरव्यू किया था। अब वापस से 1,500 पॉइंट की तेजी बोली है इस बार फिर से राहुल ने, 18,500 से 20,000 की। एक महीने का वक्त दे दे, एक महीने का वक्त। हाँ, इसमें तो परसेंटेज भी कम है। करेक्ट। दिवाली के बाद बात करेंगे। जल्दी दिवाली के बाद फिर से आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच अनिल। थैंक यू सर।
एक्शन जरा देख लीजिए। जी, जो बताएं। हम एल्यूमिनियम स्टॉक्स की बात कर रहे Yes. थे, नाल्को तो 10% सर्किट लगा के उसके आसपास है, हिंडाल्को 5% ऊपर है, वेदांता देख लीजिए सर, 10% का सर्किट वेदांता में इस समय वेदांता लगा भी हुआ सर्किट, क्या बात है, है, वाह। 366। क्या करना है सर अभी? वही जो अब तक करते हैं, सेम। Hold? बेचना नहीं है। बेचना नहीं है? ना, सवाल ही नहीं, कहाँ बेचना है। आप तो अभी तो लाइन लगी है, देखिए 10% ऊपर लोग लाइन लगेंगे, प्लीज दे दीजिए, प्लीज दे दीजिए। सर 100 का 360 हो गया। तब से लेकर अब तक व्यू एक ही है, चाहे वो 130 140 में जब डीलिस्टिंग ऑफर था तब भी ये तक नहीं बेचना है बिल्कुल भी। 90-95 आया तब फिर से खरीदारी की, बिल्कुल। 230 में फिर से जब रिवाइज हुआ ओपन ऑफर तब भी, और तब से लेकर अब भी बेचना ही नहीं है। अभी तो रखिए ना, अब तो आप डीप प्रॉफिट में, अब क्यों बेचना है? अब तो नहीं। अब तो 25 रुपए अगर नीचे आ भी जाए तो कौन सा फर्क पड़ता है? करेक्ट। और अभी अच्छा, इसमें दीप 18.5 रुपए डिविडेंड भी जोड़िए ना। हाँ, ऑफ कोर्स। तो मतलब लगभग 385, जो 400 रुपए का टारगेट हमने दिया था उससे सिर्फ 15 रुपए दूर है। बिल्कुल। तो 400 तो 375 वाला टारगेट तो एक तरह से आ गया, 375 400 का जो टारगेट था आ गया, लेकिन मत बुक करिए, नहीं करना। ना रखिए। अभी तो मेटल्स में तो अभी कहाँ वो सिद्धार्थ जी बोल के गए कितना 1766 टाटा स्टील, सब बढ़िया है, एंजॉय कीजिए, रखिए। अच्छी एंट्री हुई तो जल्दबाजी में हड़बड़ी में निकल न जाए। आइए, वक्त है न्यूज पर व्यूज सेगमेंट का। डिमांड मजबूत है और बताएंगे कितनी मजबूत डिमांड है। पूर्वांकरा लिमिटेड से बात करेंगे हम न्यूज पर व्यूज में। पूर्वांकरा लिमिटेड 46 साल पुरानी कंपनी, 1975 से की शुरुआत और रियल एस्टेट कारोबार में बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, कर्नाटक में ज़्यादा कारोबार है और अब तक 74 प्रोजेक्ट्स पूरे कर चुके हैं, 42-43 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा एरिया डेवलप कर चुके हैं। आइए स्वागत करते हैं कंपनी के सीईओ अभिषेक कपूर साहब, हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो मार्केट मैनेजमेंट में मास्टर्स कर चुके हैं, बिजनेस फाइनेंस में डिप्लोमा कर चुके हैं, रियल एस्टेट सेक्टर का उनका 22 सालों से ज़्यादा का गहरा अनुभव भी है और इस कंपनी की रेजिडेंशियल बिजनेस की ग्रोथ में उनकी काफ़ी ज़बरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन रही है। पढ़ने लिखने का शौक तो है ही, तभी सीईओ बने हैं, लेकिन इसके अलावा ट्रैकिंग और लॉन्ग ड्राइव, वाह, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग शौक है। तो कपूर साहब, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत इसी चीज़ से करना चाहता हूँ, ये नवरात्रि वाला सीजन कैसा रहा है सर? हम मुंबई में तो ये सुन रहे हैं कि अब तक की हाईएस्ट डिमांड हुई है, हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन हुए हैं ये 9 दिनों में। आपकी कंपनी के बारे में, आपके कर्नाटक के मार्केट के बारे में भी जरा बताएं सर। अनिल जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शो पे इनवाइट करने के लिए, और हैप्पी दशहरा एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सो यू नो, हमारा जो प्रेजेंस है वो साउथ और वेस्ट दोनों जगह है। हम करीब 9 सिटीज में हैं। तो मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है आज की डेट में मार्केट का, ये दशहरा और दिवाली का सीजन एनीवेज हमारे लिए और सारे इंडस्ट्रीज के लिए अच्छा होता है, लेकिन स्पेशली ये साल रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा दिख रहा है। डिमांड काफी स्ट्रांग है, पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है और कस्टमर्स खरीद रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि इस साल पिछले साल की सेल से ज्यादा सेल होगा। इनफैक्ट लास्ट ईयर हमने रिकॉर्ड सेल किया था, इस साल पॉसिबली उससे भी बेहतर सेल रहेगी। अच्छा सर, और ये मार्केट में पूरे मार्केट की सिचुएशन सेम है, परफेक्ट है, तो रिस्पांस काफी अच्छा है। ओके, बहुत ही बढ़िया। और त्योहारी सीजन में तो वैसे भी एक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाती है। अच्छा, दाम भी बढ़ रहे हैं क्या सर? क्योंकि थोड़े संकेत, मतलब एक चीज अब सबने मन में ये तो बिठा लिया कि दाम गिरेंगे नहीं, लेकिन कुछ ऐसे केसेस दिख रहे हैं 10 से 20% थोड़े पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज में दाम बढ़ने के संकेत भी नजर आ रहे हैं। इसके बारे में जरा आइडिया दें। अनिल जी, देखिए, पिछले 5 सालों में जो रेट बढ़े नहीं हैं वो इनफैक्ट रेट करेक्शन ही हुए हैं। और अब लोगों का, जो आपने एकदम सही कहा, रियलाइजेशन हो गया है कि रेट अब लोएस्ट पे हैं। इनफैक्ट दाम बढ़ रहे हैं, ऑलरेडी बढ़ रहे हैं। पिछले 6 से 8 महीनों में दाम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। इनफैक्ट कई रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी हैं जिसमें बताया गया है कि नेशनल रेट्स बढ़ चुके हैं। हमने पर्सनली रेट्स बढ़ाए हैं 5 से 6% से लेकर के 12% तक। अलग प्रोजेक्ट, अलग माइक्रो मार्केट, डिपेंडिंग की क्या सिचुएशन है उस पे। लेकिन मेन रीजन रेट बढ़ने का 2 है। एक, स्टील और सीमेंट प्राइसेस काफी, इनपुट कॉस्ट काफी बढ़ गई है, लेबर कॉस्ट काफी बढ़ गई है। दूसरा, हमारे पास कोई भी जीएसटी इनपुट क्रेडिट नहीं है, तो हम वो जो कॉस्ट बढ़ती है उसका हमारे ऊपर और ज्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जीएसटी का भी इम्पैक्ट होता है। दूसरा, मार्जिन प्रोटेक्ट करने के लिए डेवलपर्स के पास, बिल्डर्स के पास कोई चॉइस नहीं है बट टू इंक्रीज द रेट्स।
तीसरा, डिमांड अगर आप देखेंगे पिछले 1-1.5 सालों में, मतलब कोविड के बाद स्पेशली, जो डिमांड है वो मोर और लेस रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री की तरफ काफी स्ट्रांग रही है, और आज की डेट में वो इन्वेंट्री बिल्कुल कम हो चुकी है और ज्यादा सप्लाई अवेलेबल नहीं है। तो अब आप देखेंगे कि न्यू लॉन्चेस और जो प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन खाली इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जो बड़े ब्रांडेड स्ट्रॉन्ग डेवलपर्स हैं जिनका अच्छा डिलीवरी रिकॉर्ड है, ये सारी डिमांड उन्हीं की तरफ जा रही है। और क्योंकि आज कस्टमर को विश्वास होना चाहिए कि जो वो खरीद रहे हैं उसकी डिलीवरी पक्का है। तो मुझे लगता है कि ये जो डिमांड है ये कुछ लोगों तक सीमित है, कुछ कम प्लेयर्स तक सीमित है जो कि स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है जिनका डिलीवरी रिकॉर्ड अच्छा है। और दूसरा, मुझे लगता है कि सबने ये जो एक्सपीरियंस पिछले 1 साल का किया है पैंडेमिक के दौरान, वो रियलाइजेशन आ गया है कि अब अपना घर होना बहुत जरूरी है। तो प्लस इनफैक्ट जो इंटरेस्ट रेट्स हैं जो कम हो गए हैं, तो ओवरऑल क्योंकि डिमांड बॉयंट है, कॉस्ट इंक्रीज हुई है, तो प्राइस आगे बढ़ते रहेगा। मुझे ऐसा लगता है अगले 1 से 1.5 साल 2 साल तक मुझे लगता है कंसिस्टेंट इंक्रीज प्राइस का होने वाला है। ओके अच्छा सर, ये तो पूरा आपने आउटलुक दिया सेक्टर का। अब ये बताइए जरा कंपनी के बारे में, आपके क्या एक्सपेंशन प्लान्स है, कितना नया बिजनेस करने का इरादा है, क्या लॉन्चेस वगैरह आप कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी दें सर। देखिए, हमने अभी इमीडिएट में तो 2 लॉन्चेस ऑलरेडी प्री लॉन्च स्टेज में है। 2 प्रोजेक्ट, एक बॉम्बे में है, वो करीब 10 लाख स्क्वायर फुट का प्रोजेक्ट है, और एक बैंगलोर में है, पूर्वा लैंड में है, जो कि करीब 14 लाख स्क्वायर फुट का प्रोजेक्ट है। बॉम्बे वाला प्रोविडेंट के में है, और वो शीलफाटा लोकेशन है डोंबिवली में, वहां पे हम प्री लॉन्च कर रहे हैं। और टोटल इस साल हमारा 70 लाख स्क्वायर फुट का 7 करोड़ स्क्वायर फुट का लॉन्च है। और हमारा जो टोटल पाइपलाइन है वो 9 सिटीज में स्प्रेड आउट है बिटवीन पूर्वांकरा, प्रोविडेंट और पूर्वा लैंड। तो आगे के आप 6 महीनों में देखेंगे कि हमारी कंटिन्यूअस लॉन्चेस होंगी ये सारे मार्केट्स में, और ये तीनों प्रोडक्ट कैटेगरीज में होंगी। और जिसमें से आप समझिए, जैसा मैंने बताया, 35 लाख स्क्वायर फुट करीब पूर्वांकरा में होगा, करीब 40 लाख स्क्वायर फुट अपना पूर्वा लैंड में होगा, और करीब 70 लाख स्क्वायर फुट प्रोविडेंट में होगा, जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग है। चलिए, तो बहुत ही बढ़िया नए लॉन्चेस की तैयारी है और तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कपूर साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, सेक्टर और कंपनी के बारे में पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो ये थे पूर्वांकरा के CEO अभिषेक कपूर साहब। बहुत ही तगड़ा आउटलुक आता है, दिख रहा है, गजब का एक्शन है भाई। अच्छा, ये जबरदस्त एक्शन है। चलिए, एक्शन को यहीं रोकना होगा, वक्त ब्रेक लेने का है, शो खत्म करने का है। हमारे सभी एक्सपर्ट से विदा लेंगे। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, जय ठक्कर, विश्वेश जी, जैन साहब और सुमित जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोपहर वाले शो में फिर से होगी मुलाकात, और आप सबसे निवेदन है, देश के प्रति सम्मान के लिए अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। जय हिंद।